तो अब स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस। काफ़ी कुछ बातें इनिशियल जो हैं वो आप लोगों को मालूम ही हैं, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो मोस्ट क्यों कह रहे हैं, ऑल क्यों नहीं कह रहे हैं, बताएगा कोई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में भी तो होता है। तो इसका मतलब सेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट जो है वो ऑर्गेनेल्स में होता है, इसीलिए न्यूक्लियस में मोस्ट हमने इसको अंडरलाइन किया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि न्यूक्लियस कितनी संख्या में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म मेनली तीन टाइप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट और ए न्यूक्लिएट। एक, कई और न्यूक्लियस एब्सेंट। तो यूनिन्यूक्लिएट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएट में एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा वर्थ मेंशनिंग है, पैरामीशियम। इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है कि जो वेजिटेटिव फंक्शंस हैं सेल के, जैसे कि फीडिंग हो गई, वेस्ट रिमूवल हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिजियोलॉजिकल डे टू डे फंक्शंस होते हैं हाउस कीपिंग वाले, वो ये मैक्रो न्यूक्लियस करता है। और माइक्रो न्यूक्लियस की जिम्मेदारी जो है वो केवल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एक तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस में भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इन दी न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो दिख गया हमको पैरामीशियम। ए न्यूक्लिएट मैच्योर आरबीसी बहुत कॉमन एग्जांपल है। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी सेल में होता है? प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो ए न्यूक्लिएट होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स। तो इन सेल्स का काम कैसे चलता है? अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसको कौन कंट्रोल करता है? नहीं आइडिया है। इसको कंट्रोल करती हैं, हाँ, कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स जो है इसके अगल बगल होती है, जैसे ये एक ट्यूब सेल हो गई ये, और इसके ऊपर ये जो पोरस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसके बगल में इस तरह से ये कंपेनियन सेल इससे एसोसिएटेड होती है। इस कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है जो कि इन सीव ट्यूब सेल्स की भी जो फंक्शनैलिटी है उसको कंट्रोल करता है। अब जो है अगला, न्यूक्लियस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, और कब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? जी नॉट फेज में जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस समय क्लियरली एकदम न्यूक्लियस अपने रेस्टिंग फेज में होता है, आराम से, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती है, क्योंकि पूरी सेल ही जो है वो डिवीजन से बाहर निकल चुकी है। इसलिए न्यूक्लियस का कम से कम डिवीजन के लिए या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उस दौरान विजिबिलिटी अच्छी होती है, सारे कंपोनेंट्स आसानी से दिख जाते हैं। तो चार कंपोनेंट्स हैं मेनली, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन्स। इन चारों को हम लोग अलग अलग डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करें, उसमें भी पहले न्यूक्लियर एनवेलप डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप कैसे बनता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स। कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए ये अगर न्यूक्लियस है तो इस तरह से इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है ना? तो कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स हो गई। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका रोल क्या क्या होता है? मान लीजिए इंडिकेट कर दें यहाँ पे, ये हो गई इनर और ये हो गई आउटर। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें यूनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाई जाती हैं, तो स्पेसिफिक टू न्यूक्लियस। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोग जानते हैं कि ये अगर इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन से ही इस तरह से ईआर जो है वो निकलता है।
अलग अलग जगह से निकलेगा, हमने सिर्फ एक ही दिखा दिया। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद ईआर एंड द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे ये जो ल्यूमेन ऑफ ईआर है इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि ईआर के अंदर की जो खाली जगह है, खाली स्पेस है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि फंक्शनली सिमिलर टू ईआर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें और ईआर की मेम्ब्रेन में फंक्शनल सिमिलैरिटी होती है। तो ईआर पे अगर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी राइबोसोम्स जो है वो पाए जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस न्यूक्लियस के बाहर पूरा ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, तो इसी सरफेस पे इसके जो है ये राइबोसोम्स की मौजूद होंगे। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे भी है और ईआर की मेम्ब्रेन पे भी मौजूद है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो फिर से बना दें, अगर अब यहाँ पे न्यूक्लियस का हम टॉप व्यू ले रहे हैं, ऊपर से हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं, तो टॉप व्यू जब ऊपर से हम न्यूक्लियस को देखते हैं, ये सब क्या था, ये जितने भी व्यूज होते हैं ये सब सेक्शनल व्यूज होते हैं। सेक्शन जब काटते हैं तो उसमें कैसा नजर आएगा न्यूक्लियस, वो ये दिखता है। लेकिन जब ऊपर से देख रहे हैं, कोई सेक्शन नहीं काट रहे हैं, तो ऊपर से अगर ध्यान दें हम तो ये इस तरह के छोटे छोटे पोर्स जो है वो इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर हमको नजर आएंगे। एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज एनपीसी या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो अगर मैमेलियन सेल की बात करें तो 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंगल न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं। और इन पोर्स को बनाने के लिए कई सारी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है इन पोर्स के इर्द गिर्द, और उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी उसका हम डायग्राम देखेंगे। 3 मेन पॉइंट्स इसमें क्या है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के। पहला तो ये है कि ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑक्टागोनल सिमेट्री इसकी होती है। तो सिलिंड्रिकल का मतलब ये हो गया कि ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा सिमिलर टू सिलेंडर, और ऑक्टागोनल का मतलब कि कम से कम इसमें इस तरह की 8 यूनिट्स तो होंगी ही, तो ऑक्टागोनल सिमेट्री हो गई। ये तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया, अभी आगे देखते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वो साइट होती है जहां पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स दोनों आपस में फ्यूज कर जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने बनाई मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरे कलर से हम अगर बना दें इसको, ये हमने बनाई इनर मेम्ब्रेन, और ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है पूरा ये सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिलेंडर को दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, तो इस तरह से लाइक दिस। तो एक्चुअली में ये सिर्फ सिलेंडर यहाँ पे नहीं है जो बाइफरकेट कर रहा है और सीधे पोर की तरह निकल जा रहा है, ये फ्यूजन पॉइंट बना रहा है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये फोल्ड हुई अंदर की तरफ, ऊपर वाली मेम्ब्रेन, और नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हुई। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन जो है वो यहाँ पे होने लगा। तो ये मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको इनर मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये ब्लू वाला जो हमने बनाया दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं NPC। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अबाउट 30 डिफरेंट प्रोटीन्स नोन एज न्यूक्लियोपोरिन्स।
30 अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स हैं और उनकी भी मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट हैं। ये इकट्ठा होकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और उन प्रोटीन्स को हम कह रहे हैं न्यूक्लियोपोरेंस। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोरेंस। अब मैट्रिक्स की अगर हम बात कर लें तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो भी मटेरियल पूरा भरा हुआ है स्पेशली जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसी को हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब ये है कि जैसे तह लगाना, चादर हो गई, कपड़ा हो गया, इसको जब तह लगा देते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग उसकी बेसिकली हो जाती है। तो इसमें इसके कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट ही इसी तरह से होता है कि जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लेयरिंग टाइप का हो। वो कैसे है वो अभी समझ में आएगा आपको। बेसिकली ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है ये कैसे तैयार हो रहा है, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड और इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। यानी पूरा मैट्रिक्स जो है वो फिलामेंट से, प्रोटीनेशियस फिलामेंट से मिलके तैयार होता है। और तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिलामेंट्स एक्चुअली में, अब सिंपली तो हम देखेंगे तो इस तरह से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम देखते हैं तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट जो है फिलामेंट्स का होता है, लाइक दिस। व्हाट आर दे? दीज आर फिलामेंट्स। तो एक के ऊपर एक ये लेयरिंग इसकी हो गई है, स्कैफोल्ड फॉर्म कर दिया इसने। और इससे फायदा क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो आप देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ग्रिड टाइप का बना हुआ है, जाली नुमा आकृति बनी हुई है, तो इसके अंदर जो क्रोमैटिन के धागे हैं वो अलग स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ दिस ग्रिड में ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं और उनका मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अगर इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग या इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट नहीं होता तो उस केस में ये क्या होता, क्रोमैटिन का जो धागा है पूरा वो उलझ के उसमें पड़ा रह जाता और बड़ी समस्या होती उनके एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जो इसके फोल्डिंग है न्यूक्लियर मैट्रिक्स की वो आपने समझी। अब इसकी खासियत क्या है कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस के जो 4 कंपोनेंट्स हमने आपको बताए उसमें से न्यूक्लियर मैट्रिक्स को अलग से निकाला जा सकता है, या इस ग्रिड को, इस जाली को निकाला जा सकता है। और वो कैसे होता है? बाई सीक्वेंशियल एक्सट्रैक्शन। सीक्वेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले नंबर पे हम उसको नॉन आयनिक डिटर्जेंट से ट्रीट करेंगे तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन के वो ब्रेक हो जाते हैं। फिर न्यूक्लिएजेस से ट्रीट करेंगे तो जो भी क्रोमैटिन वगैरह उससे एसोसिएटेड है वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर 3 हाई सॉल्ट बफर से जब उसको हम ट्रीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा पूरा जो मैट्रिक्स वाला है पार्ट। तो स्टेप वाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये स्टेप लेते हैं। तो ये भी बहुत ही खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपोनेंट जो है इसको भी निकाला जा सकता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को आइसोलेट किया जा सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जाएं हम, यानी कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जाएं, तो हमको 2 कंपोनेंट्स इसके नजर आते हैं। एक तो न्यूक्लियर लमाइना और दूसरा नेटवर्क लाइक इंटरनल न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो ये नेटवर्क वाला हिस्सा तो हमने बना के बता दिया आपको, ये नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा जो इसका हिस्सा तैयार होता है वो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लेमाइना, और वो एक्चुअली में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे नीचे इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये लैमिन प्रोटीन्स का बना होता है बेसिकली। तो ये हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लेमाइना। और ये खास तौर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये भी
न्यूक्लियर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, यानी कि ये जो नेटवर्क हो गया और ये जो न्यूक्लियर लेमाइना हो गया, ये दोनों मिलके न्यूक्लियर मैट्रिक्स को तैयार कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर लेमाइना के बारे में अगर कुछ और बातें हम जान लें तो बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का ये नेटवर्क होता है, प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर साइड मतलब न्यूक्लियर साइड कहिए या न्यूक्लियो प्लाज्मिक साइड कहिए, बात वही है, साइड ऑफ द न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखा आपने ऊपर, लैमिन प्रोटीन्स का बना होता है ये। इसकी वजह से क्या मिलता है, शेप और स्टेबिलिटी मिलती है न्यूक्लियर एनवेलप को, यानी कि इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे प्रॉपर शेप जो है न्यूक्लियस का बना रहे। और इट लिंक्स द इंटरनल न्यूक्लियर मैट्रिक्स टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे आप देखें, ये जो इंटरनल पोर्शन है न्यूक्लियर मैट्रिक्स का, उसको मेम्ब्रेन से लिंक करने की भी जिम्मेदारी न्यूक्लियर लेमाइना की। तो बेसिकली न्यूक्लियर लेमाइना जो है वो मेम्ब्रेन और इंटरनल मैट्रिक्स के बीच में पाया जाता है, तो कनेक्टिंग लिंक टाइप का है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए, बेसिकली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसकी ये सेम वाली इमेज जो हम आपको कह रहे थे, सेम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इमेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये ब्लैक कलर के और थोड़ा सा ये ग्रेइश, ये बहुत सारे हैं। ये तो एक बहुत छोटे पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस का फोटो लिया गया है, अदरवाइज न्यूक्लियस तो और बड़ा है पूरा यहाँ तक। तो कितने होते हैं, 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इलाबोरेटेड इसके डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाली जो ऊपर की शीट हमको नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये है, लेट्स चेंज द कलर, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर वाली शीट हमको नजर आ रही है, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। और ये पूरा एक सिंगल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, जिसको सेक्शन में दिखाया गया है। यहाँ कट कर दिया गया, एक सेक्शन लगा दिया गया और ये पूरा स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है। इसमें दो मेन रिंग्स आपको नजर आ रही हैं। ऊपर वाले लेवल पे हमको एक साइटोप्लाज्मिक रिंग नजर आ रही, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। और इस रिंग से ये फिलामेंट्स जो है वो एसोसिएटेड हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि ये फिलामेंट साइटोप्लाज्म की तरफ है। दूसरी जो रिंग है वो है न्यूक्लियर रिंग। न्यूक्लियर रिंग, जाहिर सी बात है, ये पर्पल कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस की तरफ है या न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है। और इस न्यूक्लियर रिंग से भी फिलामेंट्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड में। और फाइनली ये फिलामेंट फ्यूज करते हैं एक और रिंग से, जिसको हम डिस्टल रिंग कहते हैं। ये तो कट लगा हुआ है, अगर ये कट ना लगा होता तो ये रिंग पूरी यहां से ऐसे कंप्लीट हो जाती। ये जो पूरा पर्पल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इस पर्पल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियर बास्केट। टोकरी नुमा स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया है। ये देखिए, एनपीसी लिखा हुआ है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है ये। जब भी किसी चीज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना हो या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना हो, तो वो इसी पोर के थ्रू जाएगा। और एक्चुअली में ये जो पोर होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन बैरियर प्रेजेंट होता है। मतलब कि किसी भी चीज को, ये ऐसा नहीं है कि ये सब सारी चीजों को ये अलाउ कर दे न्यूक्लियस में आने के लिए और सब कुछ न्यूक्लियस से बाहर चला जाए, नहीं। डिफ्यूजन के लिए एक बैरियर भी लगा हुआ है, जो कि एफजी रिपीट्स है। बेसिकली एफ जो है किस एमिनो एसिड का वो है, और जी किसका है, वो शीट हम नहीं भेजे ना अभी तुम लोगों को। चलो अभी आगे आएगा, अभी हम उसको और इलाबोरेट करेंगे स्ट्रक्चर को। फिलहाल
ये मेन कंपोनेंट्स जो है वो आप समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, बाकी ये सब बहुत ज़्यादा इसको ना भी अगर आप ध्यान दें तो काम चल जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस वही याद रखना है। अच्छा, ऑक्टागोनल सिमेट्री यहाँ पे समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 इस तरह का दिखा है, फिर बाकी 5 या 3 4 और इधर भी होंगे, तो ये पूरा का पूरा एक ऑक्टागन जो है तैयार हो जाएगा जब ये पूरा स्ट्रक्चर इसका नजर आएगा। स्पोक कॉम्प्लेक्स, ये रेड वाला जो हिस्सा है, इसमें 8 एन्युलर यूनिट्स प्रेजेंट हैं जो कि विच आर एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन बाय द ल्यूमिनल रिंग्स। तो ये क्या है? अंदर वाला जो रेड है वो ल्यूमिनल रिंग है। इसमें कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, दिस ल्यूमिनल रिंग। अब देखिए, मेन जो देखना है हमको वो क्या देखना है कि इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर ये और ये पोर बन गया है पूरा ये, तो इनमें से दोनों डायरेक्शन में जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, इधर हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी। अब किस टाइप के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन है, वो पैसिवली जो है वो न्यूक्लियस में जा सकते हैं। पैसिवली इन द सेंस कि किसी तरह का एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये पोर है, हल्का फुल्का बैरियर बनाएगा जो एफजी रिपीट से, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उनके उन मॉलिक्यूल्स को जाने से रोक सके। लेकिन अगर मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े साइज का है, 50 किलो डाल्टन से ऊपर है, तब उसको न्यूक्लियस में एंट्री लेनी होगी, तो एटीपी का कंजम्पशन भी होगा साथ में। अब देखिए, अगर किसी चीज को न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर आना है, स्पेशली प्रोटीन्स की बात करें तो उन प्रोटीन्स पे सिग्नल्स मौजूद होने चाहिए। और ये सिग्नल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनएलएस और दूसरे को एनईएस। एनएलएस का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर लोकलाइजिंग या लोकलाइजेशन सिग्नल। एनईएस का मतलब होता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। तो ऐसा प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस में आना है, साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुआ और न्यूक्लियस में आना है, उसके पास ये एनएलएस वाला सिग्नल होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। और ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर बन रही है और उसको बाहर जाना है साइटोप्लाज्म में, तो उसके पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होना चाहिए। जैसे वीजा वगैरह चाहिए होता है बाहर के देशों में जाने के लिए, तो ये एनईएस जो है बेसिकली उस प्रोटीन के वीजा की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखिए, तो हमने अभी बताया आपको कि ये जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं, दे आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। एक एक की हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एनएलएस की बात करते हैं। तो इनकी संख्या किसी प्रोटीन में कितनी हो सकती है? 1 और 2 शॉर्ट नॉन क्लीवेबल सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कि इनको क्लीव करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज करिए कि ये अगर प्रोटीन है इस तरह से फोल्डेड स्टेट में, तो इसमें इतना पोर्शन जो सपोज करिए वो एनएलएस का होगा, दिस विल बी एनएलएस। ये हमारी प्रोटीन हो गई। कार्गो कहते हैं बेसिकली, क्योंकि इसको लेके जाना है, सामान है। ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, ये इट इज रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड्स जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। इन दोनों में ये रिच होता है।
इन सिग्नल की एनएलएस की सबसे पहले डिस्कवरी कहाँ पे की गई थी? तो लार्ज टी एंटीजन में, एंटीजन प्रोटीन ही होती है। किसकी? SV40 की प्रोटीन है। SV40 हमको मालूम है सिमियन वायरस, उस वायरस है और उसकी प्रोटीन में, और उसमें भी टी एंटीजन में सबसे पहले न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल डिस्कवर किया गया था। फैक्ट है। अब ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बता भी चुके हैं लेकिन फिर से, प्रोटीन्स कंटेनिंग एनएलएस आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस पोस्ट ट्रांसलेशनली इन फुली फोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन। तो सिंथेसिस कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म में फोल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद ये प्रोटीन्स न्यूक्लियस में भेज दी जाएंगी। अभी उसकी मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल की बात करें, NES, तो ये क्या करता है? इट डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स टू साइटोसॉल, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स थी वो साइटोसॉल में भेजने के लिए ये सिग्नल सीक्वेंस चाहिए। ये ल्यूसिन रिच होता है, शॉर्ट होता है और इंटरनल सीक्वेंस होता है। जैसे ऊपर हमने बनाया था तो ये हमने टर्मिनल पे बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ये प्रोटीन है फोल्डेड स्टेट में तो इसके अंदर यहाँ पे कहीं जो है ये पाया जाएगा। तो दिस इज इंटरनल। अब ये जनरल पॉइंट है, ठीक है, नोट करके हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, नोट। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स। Each type of nuclear transport signals interact with a specific receptor। अब देखो सेवरल टाइप्स यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअली में तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिग्नल से बेसिकली दो ही टाइप के होंगे, NLS और NES। सेवरल टाइप्स का मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा उसमें स्लाइट वेरिएशन होगा ताकि वो अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर ले आ सके। इसी तरह NES में भी थोड़े छोटे छोटे हल्के फुल्के वेरिएशन होंगे जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स को न्यूक्लियस से बाहर ले जा सके। तो सेवरल टाइप से आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे हम वो लिख देते हैं कि NTS मेनली जो है वो दो टाइप का होता है, NLS और NES, और इसमें मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन सीक्वेंस, और यहां पे भी वही चीज लागू हो रही है, डू सिमिलर हमने कह दिया यहां पे। अब देखिए, ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल इंटरैक्ट्स विद ए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन। किसी भी टाइप का, वो NLS हो NES हो, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, सिग्नल है तो रिसेप्टर भी चाहिए। अब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन। तो एक्सपोर्टिन आप समझ सकते हैं, अगर कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर जानी होगी, इम्पोर्टिन अगर कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर आनी होगी। तो एक्सपोर्टिन का मतलब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर हो गया, इम्पोर्टिन जो है न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर हो गया। अब एक्सपोर्ट रिसेप्टर है तो जाहिर सी बात है ये किससे बाइंड करेगा? एक्सपोर्ट सिग्नल से। बाइंड्स विद न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल ऑफ प्रोटीन्स इन न्यूक्लियस टू रिलीज इन साइटोसॉल। बाहर जाने हैं, न्यूक्लियस से बाहर जाना है उन प्रोटीन्स को, ठीक है। अब इसमें एक एक को हम डील कर लेते हैं डिटेल में। पहले इम्पोर्टिन को डील करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोर्टिन की बारी आएगी। इम्पोर्टिन को अब हम देखते हैं जरा। तो इम्पोर्टिन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर आने वाली प्रोटीन के लिए ही या न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के लिए ही रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा। तो इट इंटरैक्ट्स विद न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल ऑफ कार्गो प्रोटीन्स इन साइटोसॉल टू रिलीज इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब एक्चुअली में ये इम्पोर्टिन कैसे
फैसिलिटेट करते हैं इस इंपोर्ट के प्रोसेस को। तो देखिए दो टाइप के हैं बेसिकली, इम्पोर्टिन अल्फा और इम्पोर्टिन बीटा। इम्पोर्टिन अल्फा का काम क्या है, ये बेसिकली एक एडाप्टर प्रोटीन की तरह एक्ट करती है। एडाप्टर प्रोटीन का मतलब कि जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस से हो। तो इम्पोर्टिन अल्फा जो है वो क्या करती है, एनएलएस को रिकॉग्नाइज करती है। ये एनएलएस मौजूद कहाँ पे है, प्रोटीन पे, कार्गो प्रोटीन पे, टर्मिनल पे है, ऊपर हमने डायग्राम बनाया था। ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं, या बेसिकली हम कहें कार्गो प्रोटीन इम्पोर्टिन अल्फा से बाइंड कर जाता है बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज इट्स न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। बाइंड कर गए, आफ्टर बाइंडिंग दिस दीज टू टुगेदर बाइंड टू इम्पोर्टिन बी, एक सेकेंड, इम्पोर्टिन बीटा। अब ये इम्पोर्टिन बीटा बेसिकली क्या करता है, इट बाइंड्स टू कार्गो विद एनएलएस प्लस इम्पोर्टिन अल्फा, जो कि ऊपर ही ऑलरेडी बाइंड हो चुके थे, तो इनसे बाइंड कर जाता है। तो एक यानी इम्पोर्टिन अल्फा, फिर एनएलएस और इम्पोर्टिन बीटा जब तीनों बाइंड कर गए यहां पे, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए ट्राइमेरिक इम्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इम्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना। ट्राइमेरिक क्यों है, क्योंकि तीन उसके अंदर यूनिट्स हैं। इम्पोर्टिन बीटा की कुछ खास बातें अगर हम यहाँ पे आपको बता दें, तो इट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट फैक्टर, मतलब मेन ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी इसी की है। इट कैरीज द कार्गो प्रोटीन थ्रू एनपीसी, कार्गो प्रोटीन को इस जो ये एनपीसी है इसके अंदर से पास कराने की जिम्मेदारी जो है इम्पोर्टिन बीटा की ही है। कैसे, इट बाइंड्स टू कार्गो प्रोटीन डायरेक्टली इफ द प्रोटीन कंटेन्स, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, कैसे वाला भी हम लोग डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट बाइंड्स टू कार्गो प्रोटीन डायरेक्टली इफ द प्रोटीन कंटेन्स ए टिपिकल, ए को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसी तरह, ए टिपिकल एनएलएस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नॉर्मल एनएलएस के अलावा कोई एटिपिकल या एबनॉर्मल न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट है कार्गो प्रोटीन पे, तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रोटीन इम्पोर्टिन अल्फा से तो नहीं बाइंड कर पाएगी, क्योंकि इम्पोर्टिन अल्फा ही एनएलएस को रिकॉग्नाइज करता है, और वो प्रोटीन जो है गड़बड़ एनएलएस को लेके आ रही है, या एटिपिकल मतलब रेयर टाइप के एनएलएस को लेके आ रही है। तो ऐसे केस में ये इम्पोर्टिन बीटा ही डायरेक्टली एनएलएस को रिकॉग्नाइज कर सकता है और बाइंड कर सकता है, तो इम्पोर्टिन अल्फा को स्किप भी कर सकता है। यही पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन, ये दोनों के दोनों जो रिसेप्टर्स हैं या रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, दे आर हाईली होमोलोगस इन सीक्वेंस, यानी कि इनकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी बहुत हाई, बहुत ज्यादा है। एंड दे बिलोंग टू न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर फैमिली, ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर तो ही है, न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, उस फैमिली का नाम क्या है, कैरियोफेरिन बीटा। तो ये दोनों के दोनों जो है कैरियोफेरिन बीटा फैमिली के मेंबर्स हैं। और ये क्या करते हैं, दे इंटरैक्ट विद एफजी रिपीट्स। एफजी रिपीट्स वही ऊपर जो आया था, फेनाइलएलेनीन और ग्लाइसिन, एफजी रिपीट्स से ये इंटरैक्ट करते हैं। एफजी रिपीट हमने देखा था सेंट्रल पोर में लाइन कर रहा था, एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम। देखिए यहाँ पे एफजी रिपीट ये दिख रहा है यहाँ पे, इसी से ये रिसेप्टर्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर इंपोर्ट की, न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रोटीन्स आती हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। रैन, रैन एक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो है क्या, बेसिकली स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपीएस। और रैन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, कई टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीटीपीएजेस लिखा हुआ है।
इट प्लेज क्रिटिकल रेगुलेटरी रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्शनैलिटी। यानी किसी सामग्री को अगर साइटोसॉल से न्यूक्लियस में ले आना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका भी ये रोल प्ले करेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और डायरेक्शन यही बनी रहे कि साइटोसॉल से न्यूक्लियस में ही आना है, उल्टा ना हो जाए। इसके लिए भी उल्टा भी होता है, अभी हम देखेंगे, लेकिन जो सामान यहां से यहां आना है वो सामान तो कम से कम यहां से यहां आए। तो ये डायरेक्शनैलिटी सेट करना भी रैन की जिम्मेदारी है। अब देखिए, ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोसॉल। न्यूक्लियस के अंदर ये जो रैन होता है ये जीटीपी बाउंड स्टेट में होता है, तो ये रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स हो गया। साइटोसॉल में रैन जीडीपी बाउंड स्टेट में होता है, तो रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स में बना रहता है। न्यूक्लियस के, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्यों न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है और साइटोसॉल में रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक रैन स्पेसिफिक जीईएफ मौजूद होता है, यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, आरसीसी1 इसका जो है नाम है और स्पेसिफाई कर दिया, एग्जाम्पल है। इसका काम क्या है? जहां भी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, जीडीपी को हटाएगा और जीटीपी को लगाएगा। तो इसने जीटीपी को लगा दिया यहां रैन के साथ, तो रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये जीडीपी हटा कहां से, तो उसकी कहानी यहां पे आती है साइटोसॉल में। साइटोसॉल में रैन गैप, रैन स्पेसिफिक गैप, गैप मतलब क्या हो गया, क्या फुल फॉर्म है गैप का? बताओ। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स, शायद यही है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। लेकिन खैर, इसका काम क्या होता है रैन स्पेसिफिक गैप या रैन गैप का, ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करा के जीडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो एनर्जी निकली यहां से उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस जीडीपी मॉलिक्यूल को रैन के साथ एसोसिएट कर देता है। तो रैन जीडीपी कॉम्प्लेक्स यहां पे बन गया। अब फिर सवाल ये कि यहां अलग अलग बन रहे हैं, मतलब क्या है इन दोनों का? तो आगे की कहानी जानने के लिए हम मूव करते हैं। देखिए, द डायरेक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय ए ग्रेडियंट ऑफ न्यूक्लियर रैन जीटीपी मोर इन न्यूक्लियर। ये अभी मत, ये लाइन मत समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में बताएंगे हम। अब देखो कैसे न्यूक्लियर इंपोर्ट होता है, उसको स्टेप वाइज मैनर में यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन हम इसको भी नहीं दिखाएंगे अभी। अभी हम न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को भी नहीं दिखाएंगे। अभी हम सीधे चलते हैं आपको लेकर डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ही है जो आपको समझने में मदद करेगा। थोड़ा सा अगर नजर आ रहा है सबको, छोटा तो नहीं लग रहा है? बोलो कुछ, हाँ नहीं जवाब दो। यस सर, दिख रहा है। आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं जरा। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है और ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है। ये हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। नाम भी अगर यहाँ पे लिखते चलें तो ये है एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जिस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना है
उस प्रोटीन के पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होना चाहिए। तो है यहाँ पे, ठीक है। इस एनएलएस को अल्फा इम्पोर्टिन जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी और बाइंड करेगी इससे, बीटा वाला उसके बाद बाइंड कर जाएगा। तो अल्फा बीटा दोनों साथ में दिखाया गया है, ये दोनों मिलके बाइंड करेंगे और इसको अंदर लेकर चले आएंगे, लेकिन अकेले नहीं आएंगे। ये जो इम्पोर्टिन और प्रोटीन या कार्गो प्रोटीन दोनों आपस में जुड़े, इनको ले आने की बेसिक जिम्मेदारी इस रैन जीडीपी की है। तो रैन जीडीपी अभी ऊपर हमने देखा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये रैन जीडीपी इन दोनों के कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट होने के बाद अब ये तीनों रैन जीडीपी, इम्पोर्टिन और प्रोटीन, ये तीनों एक साथ एंट्री लेंगे इनटू दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जैसे ही पहुंचे तो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे RCC1 मौजूद है। RCC1 जो GEF था, अभी ऊपर हमने आपको बताया, ये क्या करेगा, ये GDP को रिप्लेस कराएगा और GTP को इंट्रोड्यूस करा देगा। और जैसे ही ये रैन GDP जो है रैन GTP में कन्वर्ट होगा, तुरंत बाकी के दोनों ये जो इम्पोर्टिन और प्रोटीन है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। यानी ऐसे समझिए, तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये इस कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा रखे रहता है, यानी कि इम्पोर्टिन और प्रोटीन को। व्हेन रैन जीडीपी, जब रैन जीडीपी के फॉर्म में रहता है। लेकिन जब ये अंदर गया और ये रैन जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, तब इन दोनों को एक साथ इकट्ठा रखने वाला कोई नहीं है, तो तुरंत ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये इम्पोर्टिन जो है ये वापस से रिसाइकिल कर दी जाएगी इनटू दी साइटोप्लाज्म। उसकी मैकेनिज्म यहां पे दिखाई नहीं गई है और जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में बन रही है, उसको बाहर जाना है साइटोप्लाज्म में, तो उसके लिए कौन मौजूद होगा यहाँ पे, ये CRM1 बेसिकली क्या है, ये है हमारी एक्सपोर्टिन। तो ये एक्सपोर्टिन है। ये प्रोटीन जिसके पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है, ये CRM1 से बाइंड करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ रैन जीटीपी। रैन जीटीपी इन दोनों को एसोसिएट कराएगा और खुद भी जुड़ जाएगा। तो ये तीनों अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब रैन जीटीपी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, साथ ही साथ ये दोनों भी इसके साथ चले गए। लेकिन जैसे ही बाहर गया, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, यहाँ पे मौजूद होगा GAP। और ये क्या करेगा, ये GTP को हाइड्रोलाइज करा के GDP में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा रैन GDP बन जाएगा। जैसे ही ये रैन GDP में कन्वर्ट होगा, ये प्रोटीन और ये एक्सपोर्टिन, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब एक्सपोर्टिन को वापस जो है ये न्यूक्लियस में भेज दिया जाएगा दूसरे रूट से, ताकि वो अगली साइकिल को चालू कर सके। इसी तरह से इम्पोर्टिन भी बाहर चली जाएगी साइटोप्लाज्म, ताकि अगली साइकिल। कुछ बेसिक समझ में आया, कुछ दिमाग में घुसा? जी सर। अभी ऊपर का हम वो स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, तो और इस डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। एंट्री, इंपोर्ट की बात करते हैं हम। इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, ठीक है। इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या मौजूद है, कार्गो प्रोटीन विद एनएलएस प्लस इम्पोर्टिन। तो इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स की एंट्री होगी इनटू द न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ रैन जीटीपी टू इम्पोर्टिन, फिर रिलीज ऑफ कार्गो प्रोटीन, फिर बैक ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स टू साइटोसॉल। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वापस से डायग्राम में चलें।
बताओ। दोनों चीज पैरेलली कैसे लेके आए? एक और देख लो, ये साइकिल देख लो, रैन साइकिल पहले देखो। रैन जीटीपी के फॉर्म में कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में। ये रैन जीटीपी जो है वो मूव करता है, कहाँ जाता है? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में ये गैप मौजूद है जो कि रैन के साथ मौजूद जीटीपी को तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। तो अब ये रैन जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। रैन जीडीपी जब न्यूक्लियस में वापस मूव करेगा तो क्या होगा? वहां पे न्यूक्लियस में जीईएफ मौजूद है जो कि इस जीडीपी को दूसरे जीटीपी से रिप्लेस कर देगा, तो फिर से ये चार्जिंग हो गई। इसको कहते हैं रैन साइकिल। मकसद क्या है इस रैन साइकिल का, अब हम जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप में शायद उस डायग्राम से कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं एक बार हम फिर से। इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो किस किस चीज का बना हुआ है? कार्गो प्रोटीन विद एनएलएस प्लस इम्पोर्टिन, इन दो चीजों का बना है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एंटर कर रहा है इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? रैन जीटीपी। देखो यहाँ पे ऊपर हमने बताया था, ये रैन जीटीपी कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में, ठीक है। अब ये रैन जीटीपी जो है वो इम्पोर्टिन से बाइंड कर जाएगा, अच्छी बात है। बाइंडिंग ऑफ रैन जीटीपी टू इम्पोर्टिन। जैसे ही ये रैन जीटीपी इम्पोर्टिन से बाइंड करता है तो क्या हो जाता है अगले स्टेप में? रिलीज ऑफ कार्गो प्रोटीन। यानी इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स में कार्गो प्रोटीन प्लस इंपोर्टिन था, लेकिन रैन जीटीपी जब इंपोर्टिन से बाइंड करता है तो कार्गो प्रोटीन जो है वो अलग हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? इंपोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स बचा। बचा नहीं, मतलब कार्गो प्रोटीन तो न्यूक्लियस में ही डिलीवर हो गई। हाँ, उसके बाद इंपोर्टिन और रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स ये जो है बचा, तो ये वापस कहां चला जाएगा? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में जीएपी गैप मौजूद है, रैन स्पेसिफिक गैप जिसको हम कह रहे हैं, वो इस इंपोर्टिन रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स में से जीटीपी को तोड़ देगा। जब जीटीपी टूटेगा तो रैन जीटीपी गेट्स कन्वर्टेड टू रैन जीडीपी, और जैसे ही ये रैन जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, इंपोर्टिन से ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इंपोर्टिन का वापस से साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी एंड नाउ द इंपोर्टिन इज रेडी फॉर अनदर साइकिल ऑफ न्यूक्लियर इंपोर्ट। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट भी आसान है, सिमिलर मैकेनिज्म है। यहां पे क्या हो रहा है? रैन जीटीपी इन न्यूक्लियस प्रमोट्स कार्गो बाइंडिंग टू एक्सपोर्टिन, फॉर्मिंग एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी मौजूद है। रैन जीटीपी क्या करता है? कार्गो प्रोटीन और एक्सपोर्टिन रिसेप्टर को आपस में बाइंड कराता है, जिससे एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोसॉल में गया। साइटोसॉल में रैन गैप मौजूद है जो कि एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में पे एक्ट करेगा, और एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद कौन है? रैन जीटीपी मौजूद है, और कार्गो प्रोटीन मौजूद है, और एक्सपोर्टिन मौजूद है। तो ये रैन जीटीपी पे एक्ट करेगा, रैन गैप, और रैन जीटीपी गेट्स कन्वर्टेड टू रैन जीडीपी, और एक्सपोर्टिन रिलीज हो गया। तो एक्सपोर्टिन वापस से कहाँ पहुंच गया? क्या कहते हैं, साइटोसॉल में था इस समय, रिलीज हो गया। वहां से वापस जो ये जो फ्री एक्सपोर्टिन है, दे आर रिटर्न टू न्यूक्लियस टू कंप्लीट द साइकिल। उनको वापस न्यूक्लियस में भेज दिया जाता है। एक बार डायग्राम देख के और ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। दस स्टेट ऑफ रैन, रैन का स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया? रेड कलर से, वेदर जीडीपी
और जीटीपी बाउंड, मतलब या तो जीडीपी बाउंड स्टेट में है या जीटीपी बाउंड स्टेट में है। तो जो रैन की स्टेट है, इट प्रोवाइड्स फ्री एनर्जी एंड डायरेक्शनैलिटी फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। डायरेक्शनैलिटी कैसे ये प्रोवाइड कर पाता है भाई? तो उसके लिए लास्ट में एक स्टेटमेंट है, नहीं ऊपर वाली जो स्टेटमेंट जो हमने छोड़ दी थी, ये वाली। डायरेक्शनैलिटी कैसे ये प्रोवाइड करता है? Directionality of transport is determined by a gradient of nuclear RAN GTP। RAN GTP का जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब कि न्यूक्लियस में ज़्यादा है और साइटोसॉल में कम है, और ये जो ग्रेडियंट है ये दोनों RCC1 या GEF जो था और रैन गैप, ये जो डायग्राम है, ये दोनों मिल के इस रैन जीटीपी के ग्रेडियंट को बनाए रखते हैं। रैन जीटीपी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ रैन जीटीपी के फॉर्म में है। तो ये ग्रेडियंट लगातार, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट जो है वो जीटीपी जीडीपी साइकिल की वजह से हो रहा है, रैन साइकिल जिसको हम कह रहे हैं।